बहुत समय पहले की बात है। कभी किसी गांव में गोपाल नाम का एक युवक रहता था। वो एकदम बेकार फिर रहा था। 20 साल की उम्र में भी अपनी माँ के मेहनत के जरिए ही जीता था। उस गांव के पड़ोस में ही राधा नाम की एक लड़की अपनी बकरियों को चराने के लिए जाती थी। एक दिन ये क्या, कहाँ चला गया होगा वो? कब से मैं उसे ढूंढ रही हूँ पर वो तो कहीं मिल ही नहीं रहा है। कहीं कोई उसे उठाकर तो नहीं ले गया, या कहीं किसी शेर ने खा लिया। अरे मैं तो बहुत दूर आ गई हूँ, यहाँ तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। वो रहा, वहाँ तो कोई सो रहा है, उसी से जाकर पूछती हूँ। ए सुनो, क्या हुआ है? मेरी नींद खराब कर दी है तुमने। तुम मेरी सहेली हो क्या? कभी आराम से सोने नहीं देती हो। अच्छा ये बताओ, इतने घने जंगल में तुम इतनी गहरी नींद में क्यों सो रहे हो? अगर तुम्हें किसी शेर ने खा लिया तो? यहाँ पर शेर नहीं आते, वो घने जंगल के बीच में रहते हैं और मुझे शेर का कोई डर नहीं है। किसने कहा शेर नहीं है? अरे मैं तो शेर के बच्चन को देखकर यहाँ आई हूँ और तो वो शेर मेरी 4 बकरी को लेकर चला गया। क्या कहा? मैं शेर के पश्चिम बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ। तुम्हें तो पता है मैं यहाँ पर रोज ही फिरता रहता हूँ। मुझे तो शेर कभी नहीं दिखाई दिया, लेकिन तुम्हें कहाँ से दिख गया? जरा मुझे भी तो दिखाना। वो देखो वहाँ पर दिख रहा है, देखो अच्छे से देख लो। देखा, सारे पश्चिम उसी तरफ तो जा रहे हैं ना। यही जानने के लिए मैंने तुम्हें नींद से जगाया है। अब बताओ। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, ये शेर के पश्चिम नहीं है। हो ना हो किसी ने जानबूझ के इन चिन्हों को बनाया है। ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? ये सारे पश्चिम शेर के नहीं है। सच में इसे किसी आदमी ने बनाया है? बस तुम देखो, जरा ये देखो तो बताओ, ये बिल्कुल शेर के पश्चिम जैसे दिखते हैं ना? सही कहा, ये तो बिल्कुल शेर के ही लग रहे हैं। मतलब ये सब जो भी मैंने देखा वो किसी आदमी की करतूत है। बिल्कुल सही कहा है तुमने। अगर सच में शेर होता तो सारे के सारे पश्चिम एक जैसे नहीं पड़ेंगे, उनमें बहुत फर्क दिखाई देता है। एक ज्यादा गहरा और एक थोड़ा गहरा, लेकिन तुमने जो दिखाए थे वो सारे के सारे एक जैसे हैं। मतलब कोई जानबूझ के लकड़ी से इन चिन्हों को बना के जा रहा है, सिर्फ लोगों को उल्लू बनाने के लिए। मतलब जो भी चोर है वो बहुत ही ज्यादा चालाक है। मेरी बकरी ले जा रहा है चालाकी से। देखो, अगर हम उन शेर के पश्चिनों को देखेंगे तो उन्हें लगता है कि हम उसी तरफ जाएंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। एक काम करते हैं, इन पश्चिनों के अनुसार अंत तक हम दोनों साथ में चलते हैं। वहाँ पे जरूर तुम्हें बकरियों का चोर मिल सकता है। अगर वहाँ पे सच में कोई शेर सामने आ गया तो हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे। तुम इतना डरो मत, शेर पास में नहीं आते। अगर आए भी तो हाथ में डंडा। वे आगे बढ़ गए। कुछ दूर आगे जाने के बाद बिल्कुल यहाँ पर पश्चिम खत्म हो गए, मगर यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब पास में कोई चोर जरूर छुपा हुआ है। तुम वहाँ जाकर देखो, मैं इस तरफ देख के आता हूँ। नहीं नहीं, मुझे डर लग रहा है। हम दोनों साथ ही चलेंगे, मुझे अपने साथ ले चलो। ठीक है, आगे चलकर देख लेते हैं। वो देखो, वहाँ पे एक गुफा दिखाई दे रही है, जरूर उसमें कुछ न कुछ तो है। चल के देखते हैं। ये क्या, ये सारी हड्डियाँ तो मेरी बकरी की है। किसी ने अपना पेट भरने के बाद हड्डियों को यहाँ छोड़ दिया है। एक बार वो चोर मेरे हाथ आ जाए। एकदम चुप रहो तुम, अभी अंदर कोई है, लगता है कोई आ रहा है। इस तरह वो दोनों गुफा के पास एक पत्थर के पीछे छिप जाते हैं। कोई पहलवान जैसा आदमी उस गुफा में आता है। पक्का यही तुम्हारी बकरियों का चोर है। चलो उसका पीछा करके धुलाई करेंगे, ताकि आगे से वो किसी बकरी पर नजर ना डाले। तुम उसका सामना कैसे कर पाओगे? वो तो एक पहलवान लग रहा है। तुम्हें मेरा पता नहीं है? अगर तुम्हें डर लगता है तो तुम यहीं पे रह जाओ, मैं जाता हूँ। ठीक है, फिर मैं भी साथ चलती हूँ। आखिर मेरी बकरियों का सवाल है। मैं उसे कम से कम 4-5 लाख मारूंगी। इसके बाद वो दोनों उस गुफा के अंदर जाकर देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। कौन है वहाँ? आखिर कौन हो तुम लोग? यहाँ मेरी गुफा में क्या कर रहे हो? यहाँ से जाते हो कि तुम लोगों को 4 लगाऊं? 4, 6, 8 तो हम तेरे लगाएंगे, ठीक है? हमारी बकरियों को तू खा गया है क्या? अब तक हमारी 4 बकरियां चोरी हो गई है, तुमने ही उनको चुराया है। ओह, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम लोग यहाँ पर आए हो? हाँ, जरूर मैंने ही आपकी बकरियों को चुराया होगा और हर 2-3 दिन उनको काट के खा जाता हूँ। हाँ, वो बकरियां हमारी है। अगर तुम्हें बकरियां खाना इतने पसंद है तो खरीद के क्यों नहीं खा लेते? ये गलत बात है कि नहीं, बताओ। क्या बोल रहे हो? तुमको खरीदना है? मुझे तो सिर्फ चोरी करना ही आता है भाई साहब। पैसे देके खरीदना नहीं आता है मेरे को। सिर्फ तुम लोगों की 4 बकरियां ही नहीं, मैंने यहाँ पे आने के बाद कम से कम 50 बकरियों को चुरा के खा के डकार भी मार चुका हूँ। चुपचाप हमारी 4 बकरियों का दाम निकाल दे, 20 चांदी के सिक्के दे दे, नहीं तो मुझसे आज तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। निकाल सिक्के। तो लगता है सबक सिखाना होगा। अब तुम मेरे हाथों से बच नहीं पाओगे। इस तरह वो दोनों लड़ने लगते हैं। इस लड़ाई में चोर गोपाल के हाथों हार जाता है। मुझे छोड़ दो, ये लो तुम्हारे चांदी के सिक्के, छोड़ दो। अब मैं कभी तुम्हारी बकरियों को चुरा कर नहीं खाऊंगा, मुझे छोड़ दो। देखो, 20 चांदी के सिक्के लड़ाई से पहले की बात है, अभी दाम बढ़ गए। अब तुम्हें 50 सिक्के देने पड़ेंगे, नहीं तो फिर से धुलाई शुरू कर दूंगा मैं। अब चुपचाप चांदी के सिक्के निकालता है या फिर नहीं?
इसके बाद वो चोर बकरियों के बदले 50 चांदी के सिक्के देता है। उन पैसों को लेकर गोपाल बाहर आता है। मैं तुम्हें समझ नहीं पाई, तुमने तो उस चोर की धज्जियां ही उड़ा कर रख दी। ठीक है, मुझे वो पैसे दे दो। तुम्हारी बकरियों का दाम 20 चांदी के सिक्के हैं, लेकिन देखो मैं तुम्हें 30 सिक्के दे रहा हूँ। तुम्हें तो उसने 50 सिक्के दिए, तो तुम मुझे 30 सिक्के क्यों दे रहे हो? 20 सिक्के तुम खुद रखना चाहते हो, लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मुझे बता सकते हो? और नहीं तो क्या, फिजूल में इतनी दूर आके उस चोर से झगड़ा करके तुम्हें सिक्के दिलवाए हैं मैंने। तुम मेरी कोई रिश्तेदार तो हो नहीं जो मैं तुम्हारी सहायता करूं, उसके बदले पैसे ले रहा हूँ। देखो बराबर हुआ ना। इसके बाद वो दोनों जंगल से बाहर निकलकर अपने गांव में आ जाते हैं। घर पहुंचने के बाद गोपाल, ये लो माँ, आज मैंने पूरे 20 चांदी के सिक्के कमाए थे, लो। ये बता कहाँ से आए इतने पैसे? कुछ काम वाम तो करता नहीं है, कहाँ से आए? कहीं तूने चोरी वोरी तो नहीं की है? मैं क्यों चोरी करूंगा भला माँ, ऐसा क्यों सोचती हो? असल में बात यह है कि माँ आज जंगल गया था। इस तरह गोपाल अपनी माँ को सारी बातें बता देता है। वैसे देखा जाए तो ये चोरी का ही माल है। कभी तो मेहनत करके पैसे कमा कर ला, ऐसे नहीं, ये रास्ता गलत है। मुझे कोई काम नहीं करना है माँ, कुछ दिनों के लिए मुझे बस आराम ही आराम करना है, बस थोड़ा और घूम लेने दो। इस तरह गोपाल अपनी माँ की बात का। इस तरह कुछ और दिन बीत जाने के बाद एक दिन की बात है, वैशाली के पास पड़ोसन सीता आती है। अरे क्या हुआ वैशाली दीदी, इस उम्र में भी इतनी मेहनत कर रहे हो? आपका तो बेटा भी जवान हो गया है, उसे काम पर क्यों नहीं भेजते हो आप? उससे भी तो अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए ना। सही कहा ना? अरे क्या करूँ सीता, कितनी बार कह चुकी हूँ, वो मेरी बात समझे तभी ना, और मैं करूँ भी क्या? है तो मेरा ही बेटा, घर से निकाल तो नहीं सकती हूँ। ऐसे कैसे काम चलेगा दीदी? शादी कर दो उसकी, जिम्मेदारी सिर पर आएंगी तो खुद ही काम करेगा वो। इसकी हालत देखकर कौन लड़की देगा इसे? उसकी भी जिंदगी बर्बाद होगी। मुझे लगता है उसकी शादी मेरे जीते जी मुमकिन नहीं। ऐसा क्यों बोलती हैं आप दीदी? पड़ोसी गांव में एक चलमेश्वर नाम का बकरियों का व्यापारी है। उसकी इकलौती बेटी है, सुशील, गुणवंती और रूपवती है। अपने गोपाल के लिए कहिए तो मैं कल जाकर बात करूं। अगर उन्हें मेरा बेटा पसंद हो तो मुझे क्या एतराज है। ये देखो, ये भी आ गया। तुम ही बात कर लो इससे और पूछ लो। मैंने सब कुछ सुन लिया काकी, एक बात बताओ, और काम नहीं है क्या? मैं तो सुकून की जिंदगी जी रहा हूँ, मुझे अभी शादी करने का मन नहीं है। जब शादी का मन होगा तो अपने आप शादी कर लूंगा, तब तक के लिए आप बख्श दो मुझे। सुनो गोपाल, पड़ोसी गांव में चलमेश्वर नाम के एक बकरियों के व्यापारी रहते हैं। वो बहुत ही ज्यादा अमीर हैं। उतना धनी तो हमारे इलाके में कोई नहीं। हाँ जानता हूँ मैं उसे, बहुत चालाक लड़की है। अगर मैंने उसको पसंद किया तो भी वो मुझसे शादी बिल्कुल नहीं करेगी। अरे वो सब तो मैं संभाल लूंगी, मैं कल ही जाकर उनसे बात करती हूँ। अब तुम्हारी शादी हो गई, समझ लो। इस तरह सीता की मदद से गोपाल और राधा की शादी हो जाती है। दोनों खुशी खुशी साथ में रहने लगते हैं। अजी सुनिए, आप कब तक खाली बैठे रहोगे? कुछ काम वाम करिए जाकर बाहर, समझे आप? सासू माँ की तबीयत भी खराब है, वो कब तक काम करेंगी? अब तो आपको ही काम करना चाहिए। जाइए बाहर और कोई काम देखिए आप अपने लिए। आपकी माँ इतनी बूढ़ी हो गई है, अब तो उन्हें आराम करने दीजिए। उन्होंने इतने सालों तक काम किया, अब उनसे काम नहीं होता है। आप कुछ तो सोचो उनके बारे में। बस इसी वजह से मुझे शादी नहीं करनी थी। कुछ दिनों के लिए मुझे काम करने के लिए बिल्कुल मत कहना। तो फिर एक काम करिए, मैं पिताजी से कुछ बकरियां ले लेती हूँ। उन बकरियों को जंगल में ले जाके घास फूस खिलाकर वापस आ जाइए। इससे कुछ दिनों में उनका अच्छा खासा रकम भी मिल जाएगा हमें। तुम्हें जितना भी समझाने की कोशिश करूं बेकार है। इसे क्या समझाना है रे? सही तो कह रही है बहू। और कब तक घर पर बैठे रहोगे? गोपाल उन दोनों की बातें सुनकर वहाँ से गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। इस पत्र में जो रास्ता है वो हो ना हो जरूर खजाने का ही रास्ता है। कितने ढूंढने पर मैं इस खजाने तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन ये खजाना हो ना हो इसी जंगल में है। लेकिन अब मैं ये खजाना ढूंढ कर ही रहूंगा, और ये लोग मुझे काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अगर ये खजाना मुझे मिल गया तो इस इलाके का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा, फिर मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। इस तरह वो अपने हाथ में चिट्ठी लेकर घूमते फिरते खजाने को ढूंढता रहता है। इतने में उसकी माँ की सेहत खराब हो जाती है। तभी एक दिन उनके घर दौलत राम आता है और उनसे कहता है, देखो दीदी, हम तो हर रोज जंगल में जाके लकड़ियाँ काट कर ले आते हैं। हमको तो हट्टा कट्टा नौजवान चाहिए, और आपके बेटे गोपाल को हमारे साथ ले जाने के लिए हम सोच रहे हैं। वहाँ पे खाली पेड़ काटना है, और कटी हुई लकड़ियों को लाने के लिए हम लोग कुछ साथ में गधे लेके जा रहे हैं। उन लकड़ियों को शहर में बेचने के बाद हम लोग पैसा बांट लेते हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे बेटे से तो पूछना होगा वो जाना चाहता है भी या नहीं। माँ जी, मैं उनको समझाऊंगी। आप लोग कल जंगल जाने से पहले यहाँ आइएगा, मैं अपने पति को आपके साथ भेजूंगी। इसके बाद गोपाल शाम तक अपने घर पहुँचता है। सुनिए जी, अगर आपने कुछ काम करना चालू नहीं किया तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। ऐसे बेकार खाली बैठे रहने में आपको शर्म नहीं आती? बताइए, इधर सासू माँ की भी तबीयत ठीक नहीं है, उनकी दवाई के लिए भी कितना खर्चा हो रहा है। पैसे के बिना दवाई कहाँ से आएगी? अरे मैं भी पैसे कमाने में ही व्यस्त था,
तुम लोगों को बताऊंगा तो नहीं समझोगे। छोड़ो, इस कागज को देखो तो। ये एक खजाने के मामले में राज बताने वाला कागज है। मैं हर रोज जंगल में जाके उसी खजाने को ढूंढ रहा हूँ। ये सब बेकार की बातें हैं। मैंने कल आपको दौलत राम के साथ जंगल भेजने का वादा किया है और आपको जाना ही होगा। समझ गए ना आप? ठीक है, कहा था तुम लोग मेरी बात नहीं समझ पाओगे, लेकिन एक दिन मैं जरूर उस खजाने को ढूंढ कर ही मानूंगा। तुम्हारी इच्छा क्या है? मैं उन दौलत राम के साथ काम करने के लिए जाऊँ, यही ना? ठीक है, जाऊंगा। अगले दिन सुबह होते ही अरे गोपाल, हमारे साथ आ रहा है कि नहीं? हाँ हाँ, आ रहा हूँ। राधा खाने का डब्बा दे रही है, फिर चलते हैं। हमें तो वहाँ जाकर बहुत सारे पेड़ काटने हैं और हमारी बची हुई लकड़ियों को खरीदने वाले शहर में बहुत लोग हैं। और हाँ सुनो, जिस लकड़ी को हम काटेंगे वो बहुत महंगी है, और जितनी लकड़ी हम काटेंगे मतलब कि शाम तक हम जितनी लकड़ी काटेंगे उतने पैसे बनेंगे। मैं भी देखता हूँ कि आप शाम तक मुझे कितने पैसे दोगे। अगर ज्यादा पैसे मिले तो ही कल तुम्हारे साथ चलूंगा, नहीं तो नहीं चलूंगा। इस तरह वो लोग पेड़ काटने के लिए जंगल में जाते हैं। वो पेड़ काटने को तैयार होते हैं। गोपाल सुनो ना, तुमको वो वाला पेड़ काटना है, हम लोग उस तरफ जाएंगे। बाप रे, बहुत मुश्किल हो रही है। इतने बड़े बड़े पेड़ों को काटना, ये लोग कितनी मेहनत करते हैं। मेरे तो छत्ते छूट जाएंगे, मुझसे तो ये नहीं होगा। क्या हुआ गोपाल, कैसा है काम? मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, कुछ दिन करते रहोगे तो तुम्हें आदत पड़ जाएगी इसकी। वही गलत गलत कर्म वाली बात धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, चलो लगो अभी काम पे। शाम तक बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठी करनी है हम लोगों को। शाम तक तो मैं आप लोगों से ज्यादा पेड़ काट लूंगा, ठीक है? जाकर अपना काम करो। शाम तक कटी हुई सारी लकड़ियों को गधे पर बांधते हैं और तभी ये लो गोपाल, तुम्हारे हिस्से की मजदूरी लो। ये क्या है? इतनी मेहनत करके इतने से पैसे? ये नहीं चलेगा। ठीक है, जो ले लेता हूँ, दे दो। इस तरह वो लोग हर रोज पेड़ काटने के लिए जंगल में जाने लगते हैं। एक दिन पेड़ों को काटते समय ये क्या? देखने से तो लग रहा है कि बहुत भारी बारिश होने वाली है। देखो शुरू भी हो गई, इतनी ज्यादा मूसलाधार बारिश। अरे बाप रे, अब तो बिजलियां भी कड़कने लग गई है। इस समय हमारा पेड़ों के नीचे रहना भी ठीक नहीं है। चलो चलो जल्दी यहाँ से खुले मैदान में चलो। उसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। देखो उस तरफ मुझे कुछ रास्ता दिखाई दे रहा है, चलो वहाँ से जाएंगे। उन्हें रास्ते में एक गुफा दिखाई देता है। यहाँ पे एक गुफा है, बारिश रुकने तक हम इसमें जाके छुप जाते हैं। चलो चलते हैं। मैंने इस गुफा को पहले तो कभी नहीं देखा। आपने देखा है क्या काका? नहीं नहीं, इसको तो मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। हमारी शाम तो यहीं पर ढल चुकी है, बारिश भी जोरदार से हो रही है, बहुत सर्दी लग रही है। अब हमें आग जलानी चाहिए। तुम लोग एक काम करो, ये जितनी लकड़ियां हैं इन सबको इकट्ठा कर लो। वो लोग ठंड से बचने के लिए एक जगह पर लकड़ियों को डालकर जलाते हैं। लगता है इतनी लकड़ियां बस नहीं होगी, जाके और लकड़ियां लाता हूँ। यहाँ पे कुछ अजीब सी आवाजें आ रही है। दौलत काका, जरा यहाँ देखना, कुछ अजीब आवाजें आ रही है। बिल्कुल सही कहा, जरा उस तरफ तो हटो। यहाँ पे कुछ गड्ढा सा दिखाई दे रहा है मुझे, इसीलिए वैसे अजीब सी आवाज आ रही थी हमको। चलो मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ, दोनों मिलकर खोदेंगे। इस तरह थोड़ी देर खोदने के बाद वहाँ पर एक गड्ढा मिलता है। काका, यहाँ तो एक बड़ा गड्ढा है, इसके अंदर कुछ मटके भी दिखाई दे रहे हैं। बाहर निकाल कर देखें क्या? मुझे तो लगता है यहाँ बहुत खजाना है। मगर अंदर जाना तो बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे। चलो हम एक काम करेंगे, तुम्हें ये रस्सी बांध कर नीचे भेजेंगे। तुम नीचे जाकर उन मटकों को रस्सी से बांध देना और हम तुमको ऊपर खींच लेंगे, फिर देखते हैं उन मटकों में क्या है। मुझे मंजूर है। आप एक काम करो, मुझे रस्सी से बांधकर अंदर भेजो। इसके बाद वो लोग रस्सी को बांधकर गोपाल को गड्ढे में उतारते हैं। गड्ढे के अंदर काफी जगह होती है और वहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे अरे काका, मटके होते हैं। देखो तो, यहाँ पर बहुत सारे मटके रखे हुए हैं। इन मटकों में चांदी के सिक्के भरे हुए हैं। मैं इनको रस्सी से बांध रहा हूँ, आप बस ऊपर खींच लो। देखो बहुत कीमती सिक्के हैं ये। अगर वो गोपाल ऊपर आएगा तो अपना हिस्सा मांगेगा, इसलिए उसको गड्ढे में छोड़ देते हैं। तब फिर उसको एक फुट्टी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। अंदर चांदी के सिक्के तो छोड़ो, उसे खाना पानी कुछ भी नहीं मिलेगा और उसके बाद मर जाएगा वो। काका, मटके खत्म हो गए, अब आप मुझे ऊपर खींच लो। काका, सुन रहे हो कि नहीं? जल्दी करो, उन लकड़ियों को नीचे गिरा के गद्दों के ऊपर लटकी रस्सी में बांध दो। इस तरह वो लोग चांदी से भरे हुए मटकों को गधे पर बांधकर बाहर आते हैं। काका, सुन रहे हो? कहाँ गए? उन लोगों ने मुझे धोखा दिया है। चांदी के सिक्कों को लेके मुझे इस हालत में अंदर ही छोड़ गए। किसी भी तरह ऊपर जाने के लिए रस्सी की आवश्यकता होगी। अब मैं क्या करूं? अगले दिन वो लोग गोपाल के घर जाकर उनसे कहते हैं, देखो वैशाली दीदी, कल जंगल में बहुत ज्यादा बारिश हुई थी। आपका गोपाल नदी में बह गया और वहाँ पर एक बड़ी सी नदी थी और उसमें गिरने वाला वापस कभी नहीं आ सकता। हम लोगों ने बहुत कोशिश की
मगर उसे बचा नहीं पाए। इस तरह दौलत राम झूठ बोलकर वहाँ से चला जाता है। वैशाली और राधा बहुत दुखी हो जाते हैं। माँ जी, इस दौलत राम की बातें सुनकर मुझे शक हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। वो इतनी आसानी से बाढ़ में बह जाए, इतने कमजोर नहीं है वो। मैं जानती हूँ बात जरूर कुछ और है, हमें पता लगाना चाहिए। एक बार जंगल जाकर देखती हूँ। लेकिन बेटा, तुम इतनी घनी जंगल में अकेले जाओगी? इतने बड़े जंगल में तुम उसे कहाँ ढूंढती फिरोगी? आप फिक्र मत करिए सासू माँ, मैं पहले बकरियों को घास खिलाने जंगल में ही लेकर जाती थी। मैं वहाँ के सारे रास्ते को अच्छे से पहचानती हूँ। आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। मैं उस जगह को जानती हूँ जहाँ ये लोग लकड़ी काटने जाते थे। इन्होंने मुझे बताया था। मैं जंगल को पहचानने वाले एक और इंसान को साथ ले जाऊंगी। आप बेफिक्र रहिए सासू माँ, मैं आपकी बेटी को अपने साथ लेकर जल्दी ही आ जाऊंगी। लेकिन बेटा, मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। अगर तुम खो गई तो अपने पिता को अपने बारे में बता कर जाना बेटी। नहीं सासू माँ, मेरे पिताजी को इस बारे में मत बताना, वरना वो परेशान हो जाएंगे। आप निश्चिंत रहिए सासू माँ, मैं अपने पति को साथ लेकर आऊंगी, जरूर आऊंगी। इसके बाद राधा अपने पति को ढूंढते हुए जंगल में पहुंच दौलत राम के पास जाती है। काका, आपने कहा कि मेरा पति मर गया है ना, तो कम से कम उनका शरीर भी नहीं मिल सकता है क्या? देखो बेटी, बाढ़ बहुत ज्यादा थी। गोपाल तो उस बाढ़ में पानी के साथ बह गया था। मुझे तो लगता है वो जरूर जाके उस बड़ी सी नदी में गिर गया होगा। ठीक है, तो फिर मैं एक बार जंगल जाकर देखना चाहती हूँ। क्या आप इसमें मेरी कोई सहायता कर सकते हैं काका? नहीं बेटी, हम लोग तो पेड़ काटने का काम छोड़ने की सोच रहे हैं। कुछ अच्छा सा व्यापार करना पड़ेगा हम लोगों को। इसके बाद दौलत राम से मिलकर सीधा राधा जंगल की तरफ बढ़ जाती है। इसका मतलब जरूर इन्होंने कोई साजिश रची है। गोपाल बहुत ही बलवान करने की शक्ति इस दौलत राम में नहीं। इसका तो यही मतलब है कि इसमें जरूर कोई चाल है। इसने कुछ तो गड़बड़ जरूर किया है। ये रास्ता तो मुझे मालूम है, लेकिन यहाँ तो गोपाल की छाया तक नहीं दिखाई दे रही है। पेड़ को काटने की जगह पास है, वहाँ जाकर देखती हूँ। इसके बाद राधा वहाँ से कुछ और दूर जाती है। वहाँ बहुत बड़ा घना जंगल था। यहाँ पर कुछ पेड़ कटे हुए दिख रहे हैं, यानी वो लोग यहीं काम करते होंगे। हो सकता है उनके बीच में यहीं पर कुछ हुआ हो। अभी पता लगाती हूँ। इस प्रकार राधा वहाँ से आगे बढ़ती है। कुछ दूर जाने के बाद राधा बहुत थक जाती है और बैठ जाती है। यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा, यानी वो लोग काम करने के लिए जरूर किसी दूसरी जगह पर ही जाते होंगे। मैं एक काम करती हूँ कि मैं उस बकरी चुराने वाले भैया के पास जाती हूँ, उनको शायद कुछ मालूम हो। इसके बाद राधा उस बकरियों के चोर के पास जाती है। क्या हुआ लड़की, फिर से तुम्हारी बकरियां चोरी हो गई क्या? इस तरफ क्यों आई हो? इस बार मैंने तुम्हारी कोई बकरियां चुराई नहीं है, समझी? मैं उसलिए नहीं आई हूँ भैया, बात कुछ और है। मुझे आपकी सहायता चाहिए। इसके बाद राधा उसे सब कुछ बता देती है। क्या? ये तुम क्या बोल रही हो? गोपाल बाढ़ में बह गया होगा? ये तो कुछ यकीन करने वाली बात नहीं लग रही है मुझे तो। उन लोगों ने ही कुछ किया होगा गोपाल को। उस दौलत राम को पकड़ के चार लगाओ, सब कुछ उगल देगा वो। भैया, लेकिन बिना सबूत के हम लोग उसका कुछ नहीं कर सकते। मैं जंगल में उन्हें हर जगह ढूंढ कर आई हूँ, लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं मिले। यानी कि मैंने सही जगह पर गोपाल को ढूंढा ही नहीं। तुम जो बोल रही हो वो एकदम ठीक बोल रही हो। वो लोग बहुत दिनों से पेड़ काटते हैं, अब तो अंदर भी जाने लगे हैं। वहाँ पे बड़े बड़े पेड़ रहते हैं ना, इसलिए उन्हें ज्यादा पैसे चाहिए होंगे। इसके लिए पेड़ काटने के लिए वो जंगल के अंदर तक चले गए होंगे। वो लोग जहाँ पर काम करते थे वो जगह आपको जरूर मालूम होगा, आप मुझे वहाँ ले चलो। नहीं नहीं, तुम लोग तो 4 बकरियां के लिए 3 गुना पैसा वसूल किए थे। मैं अब तुम्हें क्यों सहायता करूं, बोलो? मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे साथ। ऐसा मत कहो गंगू भैया, मैं एक लड़की हूँ ना, अपने पति को ढूंढने इस जंगल में भटक रही हूँ। मुझे आपकी सहायता की बहुत ही जरूरत है और इस काम के बदले मैं आपको 100 सिक्के दूंगी। आप बस मदद कर दो भैया। मुझे तुम्हारे 100 सिक्कों की कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम? एक अकेली लड़की जंगल में अपने पति को ढूंढ रही है, इसलिए तुम पर तरस खा के साथ चलूंगा। लेकिन हाँ, याद रखना शाम तक वापस लौट आना है, नहीं तो हम दोनों मिलके जंगली जानवरों का शिकार बन जाएंगे। ठीक है, तो फिर आप मुझे अभी के अभी उस जगह पर अपने साथ लेकर चलो। ठीक है, कुछ खाना साथ में लेकर भी जाएंगे। जंगल में खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा।
इसके बाद वो लोग अपने साथ कुछ खाने का सामान लेकर गोपाल को ढूंढते हुए जंगल की तरफ बढ़ जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद, भैया ये देखो, यहाँ पर इन पेड़ों को काटकर 2 दिन से ज्यादा नहीं हुए होंगे। इन्हें देखकर लगता है कि इनके पेड़ का मूल अभी कच्चा है, यानी कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो हुआ है। यहाँ देखो बेटी, मुझे कुछ पैर के निशान नजर आ रहे हैं यहाँ पर। ये बहुत तेज बारिश हुई ना, उस वजह से पैर के निशान वैसे ही रह गए। ठीक है, तो हम लोग इनके पीछे चलते हैं, कुछ न कुछ तो पता चल ही जाएगा। इसके बाद वो लोग बच्चन के पीछे चले जाते हैं। कुछ देर जाने के बाद यहाँ तक तो तीनों साथ चलकर आए थे, यानी अगर सच में गोपाल बाढ़ में बह गया तो गोपाल के साथ साथ उन्हें भी बह जाना चाहिए था। तो फिर बाढ़ के पानी में सिर्फ गोपाल ही क्यों बह गया? अच्छा एक बात बताओ कि उन लोगों के साथ गधे भी थे क्या, या वो भी पानी में बह गए? वो तो ऐसे ही कह रहे थे कि वो भी पानी में बह गए थे। नहीं तो उनके गधे तो वहीं पर उनके घर के पास ही बंधे हुए थे। यानी कि उन चोर चक्कों ने अपने गोपाल के साथ कुछ किया होगा। यहाँ देखो, इस पेड़ के पीछे कुछ रास्ता दिखाई दे रहा है मुझे। सही कहा, बाहर से देखने पर ये रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा था। चलो अंदर चलकर देखते हैं। मुझे वहाँ पे एक गुफा दिखाई दे रही है, वो शायद भी उसमें गए होंगे। चलो। और इसके बाद वो लोग गुफा के पास जाते हैं। ये देखो, यहाँ पर तो कुछ लकड़ियों से, इसका ये मतलब है यहाँ पर किसी ने लकड़ियों को जलाया होगा। मुझे लगता है यहाँ कोई होगा। और देखो, यहाँ कुछ खोदने की आवाज आ रही है। यहाँ पे इतना बड़ा खड्डा क्यों है? यानी कि इसके अंदर कोई तो होगा। हमारा गोपाल कहीं इसमें तो नहीं है? दिखाई तो नहीं दे रहा मुझे। दिखने में तो ये बहुत बड़ा गड्ढा लग रहा है मुझे। सुनो, अब तो कुछ खोदने की भी आवाज आ रही है मुझे। इसका ये मतलब हुआ गोपाल को दौलत राम और उसके दोस्त ने इस गड्ढे में धकेल दिया। गोपाल, गोपाल! हाँ, कौन है वहाँ? अरे राधा, तुम हो? मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई। भगवान का शुक्र है आप अभी तक जिंदा हो। आप अभी ठहरो, मैं अभी रस्सी फेंकती हूँ, आप ऊपर आ जाना। नहीं, मैं ऊपर नहीं आऊंगा, आप लोग नीचे आओ, यहाँ पे आपको कुछ दिखाना है। आप पहले ऊपर आ जाओ, आपने कल से कुछ नहीं खाया है, हम आपके लिए कुछ खाने को लाए हैं। आप रस्सी पकड़कर पहले ऊपर आ जाओ। इस तरह गोपाल रस्सी के सहारे ऊपर आ जाता है। वो दौलत राम और उसके रिश्तेदार मुझे इस खड्डे में धकेल के चले गए। अगर वो मेरे हाथ लग गए ना तो उन्हें देख लूंगा। अब ये सब बात बाद में कर लेंगे, आप पहले कुछ खाना खा लो, आपको शक्ति भी आ जाएगी। गोपाल भोजन करने के बाद, मैंने उस पर यकीन किया था, मगर वो दौलत राम मुझे खड्डे में धकेल के चला गया। आपको गड्ढे में धकेलने से उन लोगों का क्या लाभ होगा? आप मुझे पूरी बात बताइए कि यहाँ पर हुआ क्या था। इस तरह गोपाल राधा को सब कुछ बताता है। इसका मतलब वो लोग सारे सोना चांदी जवाहरात लूट कर अपने साथ लेकर चले गए। उन्होंने हमें तो बताया कि आप बाढ़ में बह गए हो। मुझे तो तभी शक हो गया था, इसलिए मैं आपको खोजने आ गई। बहुत अच्छा किया तुमने, लेकिन ये चोर तुम्हारे साथ क्यों आया? फिर से इसने कोई चोरी की है क्या? नहीं नहीं जी, गंगू भैया तो मेरे साथ हमारी मदद करने के लिए आए हैं। इन्होंने ही रास्ता दिखाया और खाना भी यही लेकर आए। हमने इनको गलत समझा था, ये कोई बड़े चोर नहीं है। वो सब छोड़ो, तुम एक बात बताओ, तुम्हें बाहर निकालने से पहले इस खड्डे में से खोदने की कौन सी आवाज आ रही थी? क्या कर रहे थे तुम ऐसा? जरा हमें भी बताओ, क्या कर रहे थे? हाँ, अभी हमें बहुत काम करना है। मेरे साथ साथ इस रस्सी को आप भी पकड़कर अंदर उतर के देखो तो। इसके बाद वो तीनों गड्ढे में नीचे चले जाते हैं। मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है। वो देखिए, वहाँ से कुछ रोशनी आ रही है। क्यों ना एक बार वहाँ चलकर देखें? मुझे तो लगता है कि उस तरफ और भी ज्यादा खजाना होगा। मेरे पास जो कागज था उस पे लिखा हुआ रास्ता यही लग रहा है मुझे। क्या कहा? आपके पास कोई कागज था? क्या ये वही कागज है जिसे आप अपने साथ रखते थे? पूरा खजाना तो दौलत राम और उसके साथ ही ले गए। क्या अब भी वहाँ पर कुछ बचने की उम्मीद है? वो सब जो लेके गए थे, वो सब चांदी के सिक्के, उन्हें हासिल करना मुझे पता है, उसकी चिंता मत करो। और लग रहा है कि यहाँ पे और खजाना छुपा है। देखो गंगू, अगर तुम हमारी सहायता करोगे तो उस खजाने को हासिल कर सकते हो। उस खजाना में से आधा हिस्सा मुझे चाहिए। अगर ये शर्त मंजूर है तो ही मैं तुम लोगों की इसमें मदद कर सकता हूँ। ठीक है, मगर पहले देखे तो सही वहाँ पे है क्या, है ना? चलो पत्थर हटा के देखते हैं। इसके बाद वो सब मिलकर गुफा के दीवार में छेद करते हैं। देखो, वहाँ पे कुछ रास्ता दिखाई दे रहा है, चलो उधर चलते हैं। देखो, बिल्कुल ये कागज में दिखा रहा रास्ता सही लग रहा है। मतलब हम बस खजाने के पास पहुँचने वाले हैं। हाँ ठीक है, तो उस कागज में दिखने वाला रास्ता ऐसा था, लेकिन फिर भी हमें
थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। यहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा। यहाँ पर जंगली जानवर आ सकते हैं ना। तुम डरो मत राधा, चुपचाप मेरे साथ चलती रहो। देखो वहाँ एक गुफा है। इसके बाद वो तीनों गुफा में जाते हैं। वहाँ पे उन लोगों को 10 मटके मिलते हैं। ये तो बिल्कुल कल वाले मटके की तरह ही लग रहे हैं। यानी कि इन मटकों में चांदी के सिक्के होंगे तो ना। इन्हें खोलकर देखते हैं ना। इसके बाद राधा मटके पे रखे कपड़े को हटाती है। इसमें से अचानक एक सांप निकल आता है। राधा डर के पीछे हट जाती है। घबराना मत, वो चला जाएगा। ये देखो, ये सोने के सिक्कों से भरा है। मतलब दूसरे मटकों में भी सोने के सिक्के ही होंगे। शुक्र है इतने दिनों के बाद मुझे खजाना मिल गया। उस दौलत राम और उसके साथी ने मिलकर मुझे इस गुफा में छोड़कर बहुत अच्छा काम किया है। इसीलिए तो बुजुर्ग कहते हैं ना, ये कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ये तो बहुत बढ़िया हुआ। पहले हम इन मटकों को ऊपर पहुंचाना होगा, और अब तो रात भी होने वाली है, तो जल्दी करो। हाँ, इतनी रात हो गई है, हम लोग इतना वजन उठा के ज्यादा दूर नहीं जा सकते, वरना जंगली जानवर हमें नोच कर खा जाएंगे, समझे। आज की रात को हम लोग यहीं पर आराम करते हैं। ठंड पड़ रही है तो यहाँ पर आग जलाऊं क्या मैं? यहाँ पे सर्दी है तो रात को और ज्यादा ठंड लगेगी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमें आज रात यहीं रुकना होगा। ठीक है, और हम कर भी क्या सकते हैं। लेकिन क्या हम तीनों मिलकर ये मटका उठाकर अपने साथ ले जा सकते हैं? कैसे भी करके हम लोगों को इन मटकों को मेरे रहने वाली गुफा में पहुंचाना होगा। उसके बाद तुम लोग जल्दी से गांव जाकर गधों को लेके आना, तब आसानी से हम इन मटकों को घर ले जा सकेंगे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है भैया, लेकिन हमारे पास गधे नहीं है ना, और तब तक आप घड़े लेकर चले गए तो? मैंने ना तो कभी सोना चुराया है और ना ही कभी किसी का पैसा, समझे आप। मैं तो खाने के लिए खाली बकरियों को चुराता था। अगर आपको मुझ पे इतना ही शक हो रहा है तो आप दोनों में से कोई एक मेरे साथ रहना। इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो विश्वास तो करना पड़ेगा ना। मुझे तो इस बारे में कल ही पता चला गंगू भैया, तुम एक अच्छे इंसान हो, और इसी वजह से तो आप यहाँ पर मेरी सहायता करने आए, मेरे साथ इतनी दूर आए। मुझे तभी समझ आ गया था कि आप बहुत अच्छे हो। इसके बाद वो तीनों उस रात उसी जगह पर रहते हैं, और अगली सुबह होते ही गंगू उन सोने के सिक्के के मटकों को रहने वाली गुफा तक पहुंचाता है। देखो राधा, मैं और गंगू यहीं पर रहेंगे, तुम जाओ वही करना जो मैंने कहा। क्या ऐसा करने से उन लोगों को शक नहीं होगा? क्या वो लोग मेरे साथ यहाँ आएंगे? जरूर आएंगे, मैंने कहा वही करना। ये लो, इस थैली में कुछ सोने के सिक्के हैं, ये तुम उन लोगों को दिखाना, तब वो तुम्हारी बात पर यकीन करेंगे। ठीक है, अब तुम जाओ। और इसके बाद राधा 2 गधों को अपने साथ लाने के लिए गांव में चली जाती है। पहले जाकर अपनी सासू माँ को सारी कहानी बताती है। वाह बेटा, ये तो तुमने बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है। देखा, वो दौलत राम हमारे पास कितना मासूम बनकर आया था, इतना बड़ा धोखा दिया। आने दो, उससे तो मैं सबक सिखाऊंगी। सासू माँ, आप गुस्सा मत करिए, हमने उसे सबक सिखाने का पूरा इंतजाम करके रखा हुआ है। मैं यहाँ आई भी सिर्फ और सिर्फ उसी को ले जाने के लिए ही हूँ। तब तक आप उससे कुछ मत कहना। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो। ये बताओ कि तुम वापस कब जाओगी वहाँ? आप फिक्र मत करिए सासू माँ, उनके पास वहाँ खाने को है, मुझे कुछ काम है। इसके बाद राधा वहाँ से सीधे दौलत राम के पास पहुँचती है। अरे दौलत राम काका, मेरा पति तो जिंदा है, उन्होंने आपको शुक्रिया कहने को भेजा है। क्या गोपाल अभी तक जिंदा है? यानी कि तुम्हें मेरी पूरी बात का पता चल गया है, मगर उसने मुझे शुक्रिया करने के लिए क्यों कहा तुमसे? हाँ काका, अगर आपने उन्हें उस गड्ढे में नहीं गिराया होता तो फिर हमें उन सोने के सिक्कों का खजाना नहीं मिलता। क्या? आखिर ये क्या बोल रही हो तुम? सोने के सिक्के, वो भी पूरे मटके भरे हुए? उतनी भारी रकम वहीं पर मिली है क्या? यानी कि हम गोपाल को छोड़कर सिर्फ चांदी के सिक्के लेकर आए हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है काका। आप लोग जब उन्हें छोड़कर आ गए तो उन्हें वहाँ पर एक रोशनी दिखाई दी। वहाँ जाकर खोदने पर एक रास्ता मिला, और उस रास्ते से जाने पर सोने के सिक्कों का ढेर सारा मटका मिला। वहाँ सिर्फ एक सोने का मटका नहीं था, ढेर सारा मटका रखा था। सब कुछ झूठ है। तुम तो हमें उल्लू बनाने के लिए ये सब बोल रही हो। हमने तुम्हें चांदी के सिक्कों का हिस्सा नहीं दिया ना, इसीलिए तुम ये बोल रही हो। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं एक पूरा मटका दे दूंगा। नहीं काका, सच में मैं जो बोल रही हूँ वो बिल्कुल सच बोल रही हूँ। ये देखो, कुछ सिक्के तो मैं अपने साथ लाई हूँ। हाँ, ये तो सोने के सिक्के।
यानी कि तुम बिल्कुल एकदम सच बोल रही हो। मगर ये सब तुम मुझसे क्यों बोल रही हो? काका, उस कागज में एक बार देखो तो उसमें बनाए गए रास्ते पर जाने पर ही हमें वो सोने के सिक्के के मटके मिले। ऐसे ही कुछ दूर जाएंगे तो शायद हीरे से भरा मटका मिले, लेकिन वहाँ तक जाना काफी मुश्किल है और उसके लिए आपकी सहायता चाहिए। मैं इसलिए आपके पास आई हूँ। आप हमारी सहायता करेंगे ना? तुम्हारे कहने का मतलब है कि हम लोग उससे भी और आगे गए तो हमें हीरो का खजाना मिलेगा। ठीक है, मैं तुम लोगों की सहायता करूंगा, मगर उससे मुझे क्या मिलने वाला है? पूरे खजाने में आधा आपको मिल जाएगा। आप अपने साथियों को लेकर आना और अपने गधों को भी। उस जंगल के बड़े पीपल के पेड़ के पास ही आपको गोपाल मिल जाएगा। आप भी वहीं पर आ जाना काका, समय से। गोपाल आपका इंतजार करेगा वहाँ। ठीक है, हम दोनों मिलकर उस पेड़ के नीचे मिलेंगे। तुम जाओ, मैं तुम पर यकीन कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, मुझे तुम लोगों पर भरोसा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। देखिए दौलत काका, अगर वो खजाना हमें मिला तो हमसे ज्यादा दौलतमंद और कोई भी नहीं होगा। इस तरह राधा दौलतमंद को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार कर लेती है। देखिए जी, अभी यहाँ दौलत राम काका बस आते ही होंगे, सतर्क रहना। इस बार तो उनकी चाल नहीं चलने वाली। मुझे मारने की कोशिश की थी ना। इतने में वहाँ पर दौलत राम अपने साथी और अपने गधों को लेकर आता है। देखो गोपाल, मुझे उसके लिए माफ कर दो। उन चांदी के मटकों को खींचने के बाद वहाँ पर एक शेर आ गया था। हम लोग डरकर वहाँ से भाग गए। हम लोग तुम्हें वहाँ से लाने की सोच रहे थे कि देखा कि तब तक तुम्हारी पत्नी आ गई थी। वो सब छोड़ो ना काका, अब मुझे तो कुछ याद भी नहीं रहा। अब तो हमारा बस एक ही कर्तव्य है, किसी भी तरह हीरो के खजाने तक पहुंचना है। हम लोग मिलकर उसे हासिल करेंगे। सचमुच वो हीरो का खजाना है ना? मुझे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं होगा? पहले तो चांदी के सिक्कों का खजाना मिला था ना, वो सच है ना। उसके बाद मुझे सोने के सिक्कों का खजाना मिला था। ये देखो, पूरे सोने के सिक्कों से भरा है ये मटका, है ना? हाँ? बाप रे, इतना सोना मैंने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अब हमें क्या करना, जल्दी बोलो। अगर हमें हीरो के खजाने को हासिल करना है तो इस रास्ते से आगे जाना पड़ेगा। मगर वहां पर भी एक और गुफा है। वहां पहुंचने के बाद अगर हम लोग वहां खोद कर देखेंगे तो जरूर उनमें हीरो का खजाना छुपा कर रखा होगा। ठीक है, तुम्हारे हाथ में जो कागज है वही रास्ता दिखा रहा है ना? तो देर किस बात की, चलो चलते हैं। इसके बाद वो लोग गोपाल के दिखाए जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे पहले कभी आया नहीं ना। यहाँ पे कुछ रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा है। पर ये कागज तो सही बता रहा है, आगे घना जंगल दिखाई दे रहा है। और वैसे भी आगे निकलेंगे तो ही पता चलेगा ना। बस आप चलते रहिए। दिखाई दे रही है, चलो उस तरफ जाएंगे। इसके बाद सभी लोग उस गुफा के पास आते हैं। रुक जाओ, शायद हम लोगों को यहीं पर खोद कर देखना होगा। अरे ये पत्थर तो बहुत भारी है, इसको बाहर निकालना तो बहुत कठिन है। सही कहा, इसीलिए मैंने काका को बुलाया है। अगर हम चारों मिलकर इस पत्थर को तोड़ेंगे तो हम इसका चकनाचूर कर देंगे। ठीक है, जल्दी से तोड़ना शुरू करो। इसके बाद वो लोग वहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा खोदते हैं। उसके बाद दौलत काका, मुझे बहुत भूख लग रही है। एक काम करेंगे, मैं गंगू और भाई खोदेंगे। इतने में आप दोनों जाकर खाना खाकर आ जाओ। आपके आने के बाद ही हम जाएंगे। राधा, एक बार नीचे रस्सी छोड़ना। ठीक है, हमको थोड़ा समय दो, तब तक हम खाना खा लेते हैं, तुम लोग काम करते रहो। इसके बाद दौलत राम और उसका साथी बैठकर खाना खाता है और खाना खाने के बाद फिर से गड्ढे में नीचे चला जाता है। इतना गहरा खड्डा खोद दिया हम लोगों ने। ठीक जगह पर तो खोद रहे हैं ना हम लोग। गोपाल बोलो। ये कागज तो रास्ता सही बता रहा है। इसके हिसाब से हम लोग ठीक जगह पर ही खोद रहे हैं। हमें यहाँ बहुत बड़ा हीरो का खजाना मिलेगा। ठीक है, आप लोग खाना खाकर आ जाओ, तब तक हम दोनों खोदते हैं इसको। इसके बाद गोपाल और गंगू रस्सी पकड़कर ऊपर आ जाते हैं। इतनी देर हो गई, ये लोग अभी तक वापस क्यों नहीं आए? कहाँ रह गए आखिर? गोपाल, ओ गोपाल! अरे बाप रे, इतने बड़े बड़े सांप! वो भी इसी तरफ आ रहे, एक नहीं, ये तो चार चार सांप है। वहाँ से निकलने के थोड़ी देर बाद अब तक तो वो लोग सांप के काटने से मर गए।
होंगे मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। उनको खबर दो कि उनको खोदने पर मैंने ही मजबूर किया था। अच्छा, एक और अच्छी बात बताऊं, उस खड्डे से रस्सी के बिना निकलना असंभव है। सांप छोड़े थे, अगर वो डसेंगे ना तो वो लोग उसी वक्त मर जाएंगे, और उन लोगों को तो इस गांव में कोई ढूंढने वाला भी नहीं है। हम लोग उन गड्ढों को मिट्टी से भर देंगे। इसके बाद वो लोग घर पहुंचते हैं। उनको मिले हुए सोने के सिक्कों से गोपाल एक बड़ा सा और सुंदर घर बनाता है और उस घर में अपने माँ और बेटे के साथ